Good morning, students. After notice writing classes, we are starting invitation writing. Invitation writing जो 12th में आपके है वो पहले आप 10th में कर चुके हो, बट 12th में थोड़ा सा डिफरेंट है. इन्विटेशन राइटिंग 12th में जो है वो एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग है और इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ इन्विटेशन है. अब दोनों इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ इन्विटेशन बोथ इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग. हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन्विटेशन है क्या वो पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ उसी इन्विटेशन की काम आ रही है. तो पहले तो हम इन्विटेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं. पहले भी क्लास में बताया मैंने, इन्विटेशन या जो भी कोई कंपोजिशन हम बनाएंगे उसको बॉक्स करना ज़रूरी है. अपने घर पे भी अगर किसी का भोजन का कार्ड आता है, शादी की पत्रिका आती है, आपने देखा होगा उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बनी होती है. वो बॉर्डर बनानी आपको बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात, इस बॉर्डर को हमेशा लास्ट में बनाना है. थर्ड थिंग कि इन इन्विटेशंस को आपको घर पे लिखने इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग कि कौन सा वर्ड कितना लिखने पे सेंटर में आ रहा है या नहीं. आपने पत्रिका देखी होगी कि अपने घर पे आई हुई, सिमेट्री जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ बराबर गैप छोटा हुआ है. अगर कोई चीज़ इधर लिखी हुई है तो उधर भी है. इस तरीके से इसको डिज़ाइनिंग में आता है, ये पार्ट डिज़ाइनिंग का है, तो उसको उस तरीके से बनाना बहुत ज़रूरी है. तो अभी हम वो इन्विटेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो आपने पहले 10th में 9th में आपके कोर्स में थे. पहले उनको समझना ज़रूरी है कि इन्विटेशन आपका था कैसा. कुछ लाइंस जो होती हैं वो हमेशा से ही कॉमन होती है. इन्विटेशन राइटिंग होती है जो वो हमेशा इट इज़ रिगार्डेड एज अ थर्ड पर्सन, क्योंकि आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं लिख रहे हो. अनलेस एंड अनटिल 12th में जो आपका नया कोर्स है उसमें आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सेप्टिंग वाला जो है, इनफॉर्मल वाला, उसमें एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग में उसमें आपको व्यक्तिगत लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले मैं एक इन्विटेशन बना रहा हूँ. ओके. उस इन्विटेशन को अपने को देखना है. हम ये देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा जा रहा है. Sorry, question of son निखिल ये दिख रहा है आपको. कुछ इसमें लिखा जा रहा है, डेट टाइम ये लिखा जा रहा है. ठीक है. इसको आपको अभी समझ में आ जाएगा. अभी आपको मैं थोड़ा सा पहले लिखने में इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार बोलते हुए गलत लिख देता हूँ मैं. और ये सिमेट्री का ध्यान भी नहीं देता है बोलने में. अगर कंसंट्रेशन होता है ना तो बेस्ट कंप्यूटर विथ बेस्ट
अब आप देख पा रहे हो मैंने एक इन्विटेशन बनाया है, राइट। अब इस इन्विटेशन में आप क्या देख पा रहे हो, एक इन्विटेशन है सिंपल सा। अब इसको देखो, बाउंड्री का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। बोर्ड पे है इसलिए थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा नज़र आएगा, बट फिर भी हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो दिस इज़ बेसिकली अ इन्विटेशन। अब इस इन्विटेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहली लाइन में इनवाइट कौन कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता, ठीक है। तो ये बुलाने वाले हैं, क्या कह रहे हैं? रिक्वेस्ट, एस लगा हुआ है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। तो मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता जो है वो आपको आमंत्रित करते हुए, उनको बड़ा हर्ष होता है, सादर आमंत्रित करते हुए आपकी सादर उपस्थिति मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं उस पवित्र या शुभ अवसर पर। अब अवसर कौन सा है, यहाँ देखिए आप, बर्थडे 6th, छठा बर्थडे ऑफ देयर सन, उनके बच्चे का नाम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है निखिल। ओके, अब वापस पढ़ते हैं। मिसेस एंड मिस्टर गुप्ता रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बर्थडे ऑफ देयर सन, या आप इसको यूँ लिख सकते हो, ऑफ ओकेजन ऑफ देयर सन्स बर्थडे, ठीक है। निखिल, ये नाम आ गया। एट देयर रेजिडेंस, अपने घर पे ही, घर का पता दे दिया, 38 कमल कुंज राजकोट, ठीक साहब। उसके बाद में आपको दे दिया एट 6 PM, 6 बजे आना है। तारीख ऑन 12 दिसंबर 2010, 2010 12 दिसंबर को आना है। एक शॉर्ट इसमें आपको ये भी बता दिया कि क्या चाह रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। वो चाह रहे हैं कि आपको बुलाएं, आमंत्रित करें। क्यों आमंत्रित करें? बच्चे का बर्थडे। बच्चा कौन है? बच्चा निखिल है। देन कितने बजे आना है, घर पे कहाँ है, तो घर का एड्रेस दे दिया, कितने बजे आना है, कौन सी तारीख को आना है। और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, RSVP, वो उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो सबको स्वागत करेगा। अब मिस्टर एंड मिसेस तो गुप्ता हो गए, अब निखिल हो गया लड़का। अब सपोज उसके बड़े भाई का नाम है भरत, तो BHARAT, भरत गुप्ता। तो ये आपको, और विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, शुभेच्छाओं सहित, तो कौन दे रहा है शुभकामना आपको? गुप्ता फैमिली, पूरा गुप्ता परिवार आपके लिए आतुर है। तो इस तरीके से ये एक बनाया जाता है, ठीक है। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। इसमें मैं एक बार पुनः स्क्रीन से हट जाता हूँ और मैं बोलता रहूँगा। एक बार आप इसमें देख रहे हैं कि कैसे इसको बनाया गया है। स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर हेडिंग कौन है? हेडिंग में वो लोग हैं जो बुला रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। आप चाहो तो शर्मा कर दो, जो भी करना चाहो। अब इसमें परमानेंट लाइन कौन सी है? तो इसमें परमानेंट लाइन है 2nd नंबर, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। कभी भी कोई आपको निमंत्रण देगा, आमंत्रण देगा, तो ये लाइन तो वहाँ होगी। अब बर्थडे को छोड़ करके मैरिज कर दो, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन निखिल। अब मैरिज होगा तो लड़की का नाम आएगा, विथ आप लड़की का नाम लिख दीजिए। अब घर पे शादी नहीं होगी, किसी वाटिका में होगी, बैंकेट हॉल में होगी, वो लिख दीजिए, बेस्ट से सेम। अब आप इसी को आप चाहे तो भाई एनुअल फंक्शन में चलना है तो क्या बोलेंगे? द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ मेंबर्स ऑफ लवकुश स्कूल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन। अब एनुअल फंक्शन का नाम होता है इन स्कूल प्रीमाइसेस या स्कूल कैंपस, तारीख डाल दीजिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि बेसिक जो फॉर्मेट जो हमारे सामने आ रहा है, हम इसको समझने के लिए मैं आपको इसको फिक्स कर देता हूँ। अब देखिए, इसको आपने पुराना वाला देख लिया होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो है यहाँ पे हम क्या समझ लेंगे? बुलाने वाले का नाम,
ये फॉर्मेट समझ लो। कौन सा अवसर है, अवसर और संबंधित, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसको बुलाना है नाम हो जाएगा। एट द रेजिडेंस, यहाँ क्या हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, स्थान का नाम या स्थान का आपका एड्रेस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तारीख हो जाएगी, और ये आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये जो आप देख पा रहे हो। अब बेसिकली आप समझे, इस पूरे इस तरीके के जो नोटिस में अगर यही फॉर्मल है तो इसमें ये लाइन कॉमन रहेगी आपकी, बाकी सब आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो अब अगली क्लास में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसको कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है वो हम देखेंगे। एक बार इसको आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगली क्लास में हम इसको आगे पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हम पढ़ चुके हैं, डाई हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हैलो एल्केन्स। यानी एल्केन में अगर H हटा के उनकी जगह 3 हैलोजन लगा दें तो उनको हम बोलते हैं ट्राई हैलोजन। अब हैलोजन में क्लोरोफॉर्म Cl लगा देते हैं तो क्लोरोफॉर्म, Br लगा देते हैं तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर I लगा देते हैं तो आयोडोफॉर्म बनते हैं। आपके कोर्स में क्लोरोफॉर्म है और आयोडोफॉर्म है। अब सबसे पहले ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हम किसे कहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। ये यूजेज हैं, ये आप नोट्स में देख लेना, कोई है नहीं है, ये डाई हैलोजन के यूजेज हैं। ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न, अगर किसी भी एल्केन में एक H हटाते हैं तो उसकी जगह हम हैलोजन लगाते हैं तो मोनो हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं। 2 H हटाते हैं तो डाई हैलोजन, और 3 H हटाकर उनकी जगह अगर हम क्या लगा देते हैं, हैलोजन लगा देते हैं तो क्या बनते हैं, ट्राई हैलोजन। ये देखिए CHCl3 मेथेन में से 3 H हटा दिए और 3 Cl लगा दिया तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। और अगर मेथेन में ही हम 3 H हटा के क्या लगा दें, I लगा दें तो आयोडोफॉर्म। और अगर 3 H हटा के हम क्या लगा दें, Br लगा देते हैं तो क्या बनता है, ब्रोमोफॉर्म। इन्हें हम कहते हैं हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म रिएक्शंस कौन देते हैं ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस भी आता है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन वो ही अल्कोहल या कीटोन देते हैं जिनमें एक जो होता है एल्किल क्या होता है, मैथिल होता है। इधर भले कितने ही आर हो लेकिन एक तरफ क्या होना चाहिए, मैथिल होना चाहिए, यानी कि दूसरे कार्बन पर ही क्या होना चाहिए, OH जुड़ा होना चाहिए। ये देखिए कीटोन भी, मैथिल कीटोन और मैथिल अल्कोहल जो भी होते हैं वो क्या देते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले 2 अल्कोहल के नाम बताओ या 2 कीटोन के नाम बताओ। अब अगर 2 अल्कोहल के आ जाए तो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए इसी बोर्ड पे CH3 एक तरफ ले लिया, फिर आपको क्या करना है, सेकंड कार्बन पे आपको क्या लगा देना है, OH। यानी कि एथेनॉल भी दे सकते हैं, ये आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, H लगा दिया, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल। एथेनॉल दे सकता है। अगर इसकी जगह आपने क्या लगा दिया, CH3 तो भी दे सकते हैं क्योंकि हमको एक तरफ CH3 चाहिए। अगर आपने यहाँ पे C2H5 लगा दिया तो भी दे सकते हैं, यानी कि एथेनॉल दे सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल दे सकते हैं, 2 ब्यूटेनॉल दे सकते हैं। यानी OH कौन से कार्बन पे होना चाहिए, दूसरे कार्बन पे, ठीक है। तो ये अल्कोहल दे सकते हैं, आपका इच्छा हो जो एग्जाम्पल आप दे सकते हो।
कीटोन, मेथिल कीटोन, यानी कि एक तरफ कीटोन का ये फॉर्मूला होता है RCOR, यानी एक तरफ तो आपको क्या लगाना है CH3CO। अब इधर आप सबसे कम कार्बन का, एक ही कार्बन का मेथिल लगा दिया, यानी एसीटोन भी दे सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेन 2N। अब यहाँ हटा के हमने C2H5 लगा दिया तो ब्यूटेन 2On भी दे सकते हैं। ये रखना है आपको, एक तरफ तो मेथिल रखना ही है। ध्यान रखना कि ये मेथिल चाहिए, इधर हम R बदल सकते हैं, यानी मैंने CH3 रखा प्रोपेनोन हो गया, C2H5 रखा ब्यूटेनोन हो गया, C3H7 रखा क्या हो गया 3 इधर और 2 इधर 2 पेंटेनोन हो गया। यानी 2 पे ऑन या 2 पे ऑल वाले जितने भी अल्कोहल और कीटोन हैं वो हैलोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं। हैलोफॉर्म रिएक्शन में ये देखिए अल्कोहल है, एक CH3 हमने लिया है, R की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, H भी रख सकते हो, कोई भी एल्किल ग्रुप रख सकते हो। उसकी अगर हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम से भी आती है हैलोफॉर्म रिएक्शन दीजिए तो आप कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अगर अल्कोहल लेते हैं और कीटोन लेते हैं तो 2 स्टेप में होगी। तो ये देखिए मैंने सबसे पहले मैं अल्कोहल से बता रही हूँ आपको। अगर हमने अल्कोहल लिया तो ये देखिए मेथिल अल्कोहल ले लिया, कोई सा भी मेथिल अल्कोहल लिया है, उसकी रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं तो पहले कीटोन बनता है। हैलोजिनेशन होने पर पहले अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। फिर जो कीटोन बनता है, ये देखिए आप अल्कोहल से क्या बन गया कीटोन बन गया। ये कीटोन हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये H हटके यहाँ पे क्या बन जाता है ट्राई हैलोजन कीटोन बनाते हैं। ट्राई हैलोजन कीटोन बनते हैं। उनकी रिएक्शन वापस हम किससे कराते हैं KOH या NaOH क्षार की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बनता है हैलोफॉर्म। KOH लोगे तो उसका सॉल्ट बन जाएगा और हैलोफॉर्म बन जाएगा। ये कंप्लीट रिएक्शन देखिए, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं हैलोजन और KOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हैलोफॉर्म बनता है। और क्या बनता है, जो को प्रोडक्ट बनता है वो एसिड का क्या बन जाता है पोटेशियम या सोडियम का सॉल्ट बन जाता है। अगर आप NaOH लोगे तो सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, अगर आप क्या लोगे पोटेशियम KOH का यूज़ करोगे तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ये देखिए हैलोफॉर्म रिएक्शन अगर एग्जाम में आ जाती है, हैलोफॉर्म कौन देते हैं ये आपको पता चल गया, जिनमें एक R क्या होना चाहिए मेथिल इसमें है वो अल्कोहल और मेथिल कीटोन। अगर इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल से कराई, मैंने ये 2 प्रोपेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई हेलो। अगर हैलोफॉर्म आए तो आप यहाँ पे X2 भी लिख सकते हो। और अगर क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं तो आप वहाँ पे क्या कर दो Cl2। आयोडोफॉर्म कैसे बनाना तो यहाँ पे क्या कर दो I2। रिएक्शन होती है और क्या बनता है, जो अल्कोहल वाला OH है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन और क्या बन जाता है कीटोन बन जाता है। ये देखिए और क्या बन जाता है 2 हैलोजन एसिड्स। ये जो कीटोन बनता है ये वापस हैलोजन से रिएक्शन करता है, कितने मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल से, हैलोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। ये आपके बुक में मिसप्रिंट है, आप देख लीजिएगा, अभी मैं नोट्स में मैंने सही कर रखा है, बुक में गलत है। यहाँ पे तो CH3 ये 3 H हटके यहाँ पे क्या आ जाएंगे X आ जाते हैं, यानी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स बन जाते हैं। ये देखिए CH3 बुक में यहाँ पे H है उसको आप X कर देना, ये और क्या बन जाते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये तीनों H हट जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएंगे 3HX। फिर जो ये ट्राई हैलोजन आपके एल्डिहाइड या कीटोन बनता है वो वापस क्या करता है एक्वस अल्कोहलिक यानी क्षारीय KOH या क्षार कोई भी क्षार ले सकते हो आप NaOH KOH,
हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने KOH लिया, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करके ये H यहाँ आ जाता है, यानी ये क्या बन गया, CHX3। अगर यहाँ पे HCl होता तो यहाँ क्लोरोफॉर्म बन जाता, अगर यहाँ पे Br होता तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता और यहाँ पे I होता तो आयोडोफॉर्म। केवल आपको एक कॉमन रिएक्शन याद करनी है, हेलोफॉर्म आए तो आपको ये लिखनी है। क्लोरोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करोगे, तो आपको कुछ नहीं, X2 की जगह Cl2 लगाना है। आयोडोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करोगे, तो आपको I2 लगाना है। अब इसकी रिएक्शन अब बचा क्या, आप देखिए CH, H यहाँ आ गया, ये बचा क्या, CH3COOK, यानी को प्रोडक्ट क्या बन गया, पोटेशियम का सॉल्ट बन गया एसिड का। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब है प्रिपरेशन मेथड, आपके कोर्स में है क्लोरोफॉर्म। हेलोफॉर्म आ जाएगी तो आप लिख लेंगे कि हेलोफॉर्म कौन कौन देते हैं और हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, तो ये आपको स्टेप देनी है, ठीक है। अब आपके कोर्स में है ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले है प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं, ये अभी मैंने बताया था, एथिल अल्कोहल से भी बना सकते हैं और एसीटोन से भी बना सकते हैं। इसकी रिएक्शन विरंजक चूर्ण से कराने पर, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से कराते हैं और वाटर के साथ इसको हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म। इस रिएक्शन को भी हम हेलोफॉर्म का मतलब कहीं भी आ जाए, हेलोफॉर्म मतलब आयोडोफॉर्म भी वही, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म। अब देखिए ये है कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण। इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, वाटर से। फर्स्ट स्टेप, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, आप देखिए। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है वो वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, चूने का पानी यानी लाइम वाटर बनाता है, और क्या बनाता है, एनिशिएंट क्लोरीन यानी नवजात क्लोरीन देता है। ये नवजात क्लोरीन अगर हम अल्कोहल लेंगे तो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, और अगर हम कीटोन लेंगे तो कीटोन से रिएक्शन। पहले मैं आपको अल्कोहल से बता रही हूँ, ये नवजात क्लोरीन अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्डिहाइड। यानी अगर आप अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड में कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपने कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। यानी प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। तो हमने एथेनॉल लिया तो एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड वापस नवजात क्लोरीन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, क्लोरल। ये सेम वो स्टेप है, अभी आप देखेंगे, मैं अलग से समझाऊंगी। तो ये क्लोरल, तो एग्जाम में एक तो क्लोरल का फॉर्मूला भी आता है, और इसको क्या होता है, 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल भी बोलते हैं। इस जो क्लोरल होता है वो वापस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके इसके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरल और 1 molecules of calcium hydroxide are reacted with each other and form chloroform and calcium formate। तो ये रिएक्शन थी अल्कोहल की प्रेजेंस में। मैं आपको अलग से अभी स्टेप बिल्कुल शॉर्ट में समझा दूंगी। अगर इसकी जगह हमने क्या ले लिया, ये देखिए, सबसे पहले CaOCl2, ये किससे रिएक्शन करता है, क्लोरीन से, और क्या बनाता है, और वाटर से रिएक्शन करता है। ये Cl2 और विरंजक चूर्ण Cl2 वाटर से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये वाटर से रिएक्शन करके हमको क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और दोनों Cl की जगह क्या आ जाते हैं, OH, और क्या बन जाते हैं, 2 नवजात क्लोरीन। ये नवजात, ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आप देखिए,
ये जो नवजात क्लोरीन होती है वो एथेनॉल, अगर मैंने एथेनॉल से रिएक्शन भी करा सकते हैं और एसीटोन से, तो पहले मैं आपको एथेनॉल से बता रही हूँ। एथेनॉल से ये नवजात क्या होंगे, क्लोरीन रिएक्शन करते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं एथेनॉल को, एल्डिहाइड में। फिर ये एल्डिहाइड वापस नवजात क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं, 6Cl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ के सारे H हट के क्या बना देते हैं, CCl3CHO। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरल। ये जब अगर आपको इसको खोल के देखेंगे तो ये क्लोरल का फॉर्मूला ये रहेगा आपके। तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो नंबरिंग इधर से होगी, ये देखिए 1 और ये 2 ट्राइक्लोरोएथेनॉल ये बनता है और क्या बन जाते हैं 3HCl। फिर ये जो क्लोरल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, यानी कि Ca, ये देखिए आप OH किससे रिएक्शन करता है, क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल से, CCl3CHO और CCl3 इससे रिएक्शन करता है। और ये देखिए ये क्लोरोफॉर्म और ये आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर होते हैं, 2, और बचा क्या, HCOO यानी कैल्शियम का फॉर्मेट। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, +2 और फॉर्मिक क्या होती है, -, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स और कैल्शियम फॉर्मेट, CaHCOO का 2 Ca कैल्शियम फॉर्मेट। अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हो, देखिए आप CaOCl2 प्लस वाटर क्या बना, एल्डिहाइड। शॉर्ट में एल्डिहाइड वापस Cl से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, क्लोरल। इसके अगर एक स्टेप और चाहो तो आप ये भी दे सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी दे सकते हो। एक जो को प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड वापस रिएक्शन क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमको क्या मिलता है, नवजात क्लोरीन। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो और शॉर्ट ट्रिक ये आप याद कर लेना, बहुत ईजी है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नवजात क्लोरीन। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ देना आप, और ये 2 नवजात क्लोरीन किससे रिएक्शन करते हैं, CH3CH2OH एथेनॉल से क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वापस किससे रिएक्शन करता है, नवजात क्लोरीन से, और क्या बनाते हैं, क्लोरल। क्लोरल वापस किससे रिएक्शन करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरल किससे रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या बन गया आपके 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल्स प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। तो शॉर्ट में चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो। ये देखिए आपके प्रिपरेशन मेथड, किससे, एथेनॉल से हम क्लोरोफॉर्म कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने क्या डिसाइड किया था, क्या पढ़ा था इसके अंदर, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को हम कितना चार्ज दे सकते हैं। तो हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमने देखा था कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज देना है तो वो 1/6 की स्टेप में देंगे। कैसे देंगे, 1/6 की स्टेप में देंगे, क्योंकि हमने देखा कि सबसे छोटा मटेरियल कौन सा होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, यानी सबसे छोटा
चार्ज कितना होता है 1.6 होता है, तो हम किसी भी बॉडी को 1.6 स्टेप में ही दे सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर बीच में से 2 दे दे तो 2 अपन नहीं दे सकते, 1.6 दे सकते हैं, 1.6 के बाद फिर 1.6 देंगे तो कितना हो जाएगा 3.2, या इसको 4.8 दे सकते हैं, 2, 5 ऐसे हम चार्ज नहीं दे सकते हैं। तो क्वांटिटी का हमने एक फॉर्मूला बनाया था क्वांटिटेशन ऑफ चार्जेस का, तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो जैसे ये एक बॉडी है और एक बॉडी है, इसको चार्ज देना है, तो इसको चार्ज देना है 2 चार्ज देना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कौन से दे रहे प्लस चार्ज दे रहे हैं 2, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2 और E की वैल्यू एज इट इज, तो E की वैल्यू हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा 1.6, तो E की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। तो इस बॉडी को हमने कितना चार्ज दे दिया, तो इसको हमने चार्ज दे दिया 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। अगर प्लस माइनस में देना है तो हमने दे दिया जैसे Q इज इक्वल टू -2E, तो ये कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू हो जाएगा -3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। तो इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है कि विच ऑफ दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल, यानी किसी भी बॉडी को हमको चार्ज देना है तो क्या ये चार्ज हम किसी भी बॉडी को दे सकते हैं, ये वाला चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं, ये वाला चार्ज दे सकते हैं, या ये वाला चार्ज हम दे सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। N क्या इंटीजर, और इंटीजर जो होते हैं वो कितना होता है, तो 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिट तक होता है इंटीजर। तो इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो कभी भी पॉइंट और डेसिमल में नहीं होती। तो यहाँ पर आपको टेस्ट करना है, चेक करना है कि अगर किसी भी बॉडी को इतना चार्ज देंगे, यानी Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, और E की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। तो आपको N की वैल्यू निकालनी है, और सब में आप इन चारों ऑप्शन में क्या करोगे, N की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और जिसमें भी N की वैल्यू पॉइंट या डेसिमल में आती है इसका मतलब वो चार्ज अपन उस बॉडी को नहीं दे सकते। तो सबसे पहला अपन ट्राई करेंगे, सबसे फर्स्ट वाली वैल्यूज को ट्राई करेंगे। तो Q की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम इज इक्वल टू N की वैल्यू कितनी, N की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, तो N का एज इट इज हमने N को लिख दिया, ठीक है। और E की वैल्यू आपको गिवन है, और E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम E की वैल्यू। तो क्या हम इतना चार्ज दे सकते हैं, तो इसको ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम डिवाइड बाय एज इट इज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम, ये -90 कूलम ये वाला, और ये जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, और ये क्वेश्चन में गिवन की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी N की वैल्यू 1 आ गई, यानी इंटीजर की वैल्यू 1 हो सकती है। तो हम ये वाला चार्ज किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। क्या हम ये वाला चार्ज दे सकते हैं किसी भी बॉडी को, जिसको हमने लास्ट क्लास में सोल्व किया था, और आपको मैंने बोला था कि आपको सोल्व करना है, तो आपने किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो देख लेना कैसे करना है इसको। तो जैसे कि ये चार्ज Q की वैल्यू कितनी दे रही है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 कूलम इज इक्वल टू N का एज इट इज N, और E की वैल्यू हम जानते हैं कितना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। ट्रांसफर किया N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया, तो कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 डिवाइड बाय, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90, ठीक है। अब 1.6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1.6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर बचा जो है वो क्या है कि 10⁻⁻20 है, और नीचे बचा 10⁻⁻90 है। अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये जो पावर है इसकी जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और जैसे ही प्लस होगी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप अगर अपन देखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻20 मल्टीप्लाई 10⁻ क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का क्या हो जाएगा 90। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और प्लस का माइनस का 20 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 90। तो जो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 को क्या हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। और 1/10 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, तो n की वैल्यू आ रही है 0.1, और 0.1 इंटीजर है क्या, नहीं है। तो ये चार्ज क्या पॉसिबल है, किसी भी बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं क्या, तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 0.1 आ रही है, जो कि क्या है एक तरह का इंटीजर नहीं है, और n की वैल्यू कभी भी, क्योंकि n क्या इंटीजर है, और इंटीजर की वैल्यू कभी भी पॉइंट या डेसिमल में नहीं आनी चाहिए, यानी ये वाला चार्ज हम किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते हैं, ठीक
ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि क्या हम ये वाला चार्ज किसी भी बॉडी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो सेम एज इट इज को फॉलो करना है, यही रूल्स को फॉलो करना है। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻70, ठीक है, -70 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻70 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। ठीक है, अब क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे। ये कितना है 17 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 19 दे रखा है। तो इसको काट दिया अपन ने, जैसे ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 17 और प्लस का कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना है, n की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी वो आपको निकाल लेना है। और लास्ट वाले में भी ऐसे ही सेम एज इट इज इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और n की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 में आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज पॉसिबल है, हम किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। अगर n की वैल्यू अगर पॉइंट में आ रही है तो पॉइंट में आ रही है, इसका मतलब वो चार्ज हम नहीं दे सकते। तो इसको आगे आप सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अगर हम किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज देते हैं, अगर हम किसी भी बॉडी को कितना चार्ज देते हैं 1 कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या है कूलम। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को अगर हम 1 कूलम चार्ज देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो चार्ज कितना दिया हमने 1 कूलम, और 1 कूलम चार्ज के अंदर हमको निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू यानी Q की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, यानी 1 कूलम दे रखी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्वांटिटी निकालने का, तो Q इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस NE। ठीक है, तो वी नो दैट, और हिंदी वालों के लिए हम जानते हैं वी नो दैट Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1 कूलम दे रखी है, तो Q की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, और N का एज इट इज N रहेगा, और E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। तो हमको निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी N की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो Q की वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू N एज इट इज रहेगा, और यहां पर E की वैल्यू कितनी है, तो E की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा इधर आके, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस 10⁻⁻90 को ऊपर लेके तो कितना हो जाएगा, तो 10⁻+ का 9 हो जाएगा, माइनस जो है वो किस में हो जाएगा चेंज हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और डिवाइड में कितना है ये 1 का मल्टीप्लाई तो एज इट इज हो गया, करने की जरूरत नहीं, 1 लिखने की जरूरत नहीं, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, और 1.6 का 1.6 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो 1.6 एज इट इज रहेगा। क्या हम इस 19 को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1 या 10 लिखो, एक ही बात है, 10 मल्टीप्लाई 10⁻18 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10⁻18 लिख दिया, और 1.6 को 1.6 लिख दिया, 1.6 को 1.6 लिख दिया। अगर ये 10 की पावर 1 इसका मतलब कितना होता है, 10 की पावर 1 का मतलब होता है 10, और 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। ठीक है, तो 10 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 10, तो इसको 10 ही लिखेंगे। तो इसको हमने अलग कर दिया 10⁻18 को, तो 10 डिवाइड बाय 1.6 करेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 1.6 करेंगे तो इसका आंसर समथिंग कुछ आएगा कि 6.25 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आप देख लेना सोल्व करके इसको, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 कितना हो जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 समथिंग अप्रोक्स इतने कुछ आंसर आएगा, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो इसको सोल्व कर देना, तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस।
ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने देखी थी एडिटिविटी, और एडिटिविटी में हमने क्या देखा था कि जो सिंपल जो चार्जेस का जो एडिशन होता है वो सिंपल अलजेब्रा के रूल से होता है। दूसरा हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस की क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे, किसी भी बॉडी को कितने चार्ज हम दे सकते हैं, तो हमने देखा था 1.6 की स्टेप में ही देख सकते हैं। अब जो थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मतलब क्या होता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इसके जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड है, यानी जो पूरे यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0 है। ठीक है, इस अर्थ का जो नेट चार्ज है वो कितना है, 0। अगर हमने एक एटम को पकड़ लिया तो एटम का भी नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो नेट चार्ज एटम का भी कितना होता है, 0 होता है। तो हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि जब हम एटम विस्फोट करते हैं, जब हम एटम विस्फोट करते हैं तो यूनिट मास को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। यूनिट मास को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय होगा। अगर मान लिया कि इस पूरे यूनिवर्स में से अगर एक इलेक्ट्रॉन भी डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरे यूनिवर्स के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जितने अपन ने देखा कि पूरे यूनिवर्स में 10,000 पॉजिटिव है तो 10,000 नेगेटिव चार्ज भी है, तभी तो नेट चार्ज कितना हुआ यूनिवर्स का, 0 हुआ। और जैसे ही हमने अर्थ पर अगर यूनिट मास को डिस्ट्रॉय किया तो यूनिट मास को जब एटम विस्फोट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, मान लिया अगर एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ यानी नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो जो पूरा यूनिवर्स है या जो पूरी अर्थ है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के अंदर अलग अलग अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, मीनिंग वर्ड पे ध्यान देना, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर ओनली वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी जो आइसोलेटेड जो चार्ज होता है उसको आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो फिर ऑब्जेक्शन उठा, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक charge neither be created nor be destroyed. It can only transfer. ठीक है, तो आइसोलेटेड जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज को आप कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। तो चार्ज को जैसे ही अपन जानते हैं कि जब एटम विस्फोट करेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा, तो वहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसके साथ एक और पार्टिकल डिस्ट्रॉय होता है जिसको हमने पहले इमेजिन किया और बाद में उसके बारे में पता लगाया कि वो पार्टिकल कौन है। तो वो पार्टिकल था पॉजिट्रॉन, जिसका मास कितना होता है, तो जिसका मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31। ठीक है, और जिसके ऊपर चार्ज होता है वो होता है प्लस का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। और जब अपन एटम विस्फोट करते हैं तो एटम विस्फोट में क्या होता है कि सिर्फ अकेला एक चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसके साथ एक और पार्टिकल इमेजिन किया गया आइंस्टीन ने, और वो पार्टिकल कौन था, पॉजिट्रॉन था। वो पार्टिकल कौन था, पॉजिट्रॉन, जिसका मास किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, और जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90 कूलम। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि अगर चार्जेस पेयर में हो, अगर चार्जेस पेयर में हो तो उनको हम क्रिएट भी कर सकते हैं और उनको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अगर दो चार्ज है कि एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर दोनों पेयर में है तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो क्रिएट कैसे करेंगे, तो क्रिएट करने का जो हमारे पास प्रोसेस था वो एनिहिलेशन का प्रोसेस था, जिसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन। और एनिहिलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, एक दूसरे को निगल जाना। एनिहिलेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को निगल जाना। तो एक दूसरे को निगल जाने वाला जैसे कि हम देखते हैं एटम विस्फोट के अंदर देखते हैं कि एक प्लस का यानी पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। जब इन दोनों के बीच में कोलिजन्स होते हैं, इन दोनों के बीच में कोलिजन होते हैं तो हमको क्या मिलती है, गामा रेज मिलती है। क्या मिलती है, गामा रेज मिलती है, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। जिसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके।
रेडियो एक्टिव डीके। तो चार्जेस को पेयर में डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है कि जब दो चार्जेस पेयर में होंगे कि एक पॉजिट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, जब इन दोनों के बीच में कोलिजन्स होंगे तो क्या वो मिलेगा हमको, गामा रेज मिलेगी, ठीक है। और हमने देखा कि जब चार्जेस पेयर में होते तो उनको डिस्ट्रॉय तो हम कर सकते हैं, तो उनको हम क्रिएट भी कर सकते हैं। और क्रिएट करने के लिए आइंस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट था प्लेटिनम वाला। और उसमें क्या था उस एक्सपेरिमेंट के कि अगर प्लेटिनम की रिएक्शन किसके साथ करा दे, पीटी यानी प्लेटिनम प्लस 2 गामा रेज इज इक्वल टू, तो हमको क्या मिलेगा, एक पॉजिट्रॉन मिलेगा और एक क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो प्लेटिनम वाला एक्सपेरिमेंट क्या किया था उन्होंने कि एक प्लेटिनम का मेटल लिया था, कुछ वी शेप का, इस टाइप का शेप का मटेरियल लिया आइंस्टीन ने, और उन्होंने क्या किया, गामा रेज को यहाँ पर स्ट्राइक करवाया और उस टाइप की पैकिंग की गई कि गामा रेज ये जो एरिया वी शेप का जो एरिया, इस एरिया से बाहर नहीं निकल पाए। तो सारी गामा रेज को यहाँ पर कंप्रेस्ड किया और उन्होंने देखा कि वहां पर एक मटेरियल यानी हमको क्या मिला, एक पॉजिट्रॉन मिला और एक क्या मिला, इलेक्ट्रॉन हमें वहां पर मिला। तो चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट, आइसोलेटेड अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, पर पेयर में पॉसिबल है। अगर दो चार्ज है हमारे पास तो हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और हम पेयर प्रोडक्शन के कारण प्लेटिनम के साथ गामा रेज के एक्सपेरिमेंट करा के, यानी गामा रेज को प्लेटिनम के ऊपर कंप्रेस करके एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हम बना सकते हैं। तो जो भी हमारा नेक्स्ट होगा वो अगली क्लास में कूलम्ब्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी को सुप्रभात। लास्ट क्लास तक अपन ने क्या पढ़ा था, भोजन के अवशोषण को कैसे संपन्न किया जाता है या अवशोषण क्या होता है, उस बारे में सारी डिस्कस अपन ने कर ली थी। आज का तो अपना टॉपिक रहेगा वो चौथा टॉपिक रहेगा, यानी 3 टॉपिक अपन ने खत्म कर लिए। अंतर्ग्रहण, ठीक है, इंगेशन, अब डाइजेशन, पाचन, तीसरा पढ़ा था अपन ने अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, और आज पढ़ेंगे अपन स्वांगीकरण। कौन सा, स्वांगीकरण या असिमिलेशन। असिमिलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या होता है कि हमने जो भोजन को अवशोषित किया था, है ना, लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि भोजन जो अवशोषित होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले ल्यूमेन पार्ट के अंदर, है ना, बताया था। ऐसे खाली स्तर होता है, ऐसे ऐसे, है ना, ये म्यूकोसा वाला स्तर, और इसके अंदर ल्यूमेन भाग के अंदर क्या होता है, पचित भोजन पड़ा रहता है। ये बताया था आपने को लास्ट क्लास के अंदर। ये किसका भाग है, ल्यूमेन, ड्यूडेनम का, ड्यूडेनियम का भाग है। ड्यूडेनियम किसका भाग है, छोटी आंत का। तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर कौन है, ल्यूमेन, जिसके अंदर क्या पड़ा रहता है, पचित भोजन। और यहाँ से कहाँ जाता है वो, अधश्लेष्मिका के अंदर। कहाँ जाता है, यानी सब म्यूकोसा के अंदर। क्यों, क्योंकि सब म्यूकोसा से कहाँ पहुँच जाता है, रुधिर केशिकाओं तक। रुधिर केशिकाएं या रुधिर केशिकाओं तक, और रुधिर केशिकाओं तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, अवशोषण या लसिका तक। रुधिर केशिकाओं लिखो या लसिका। तो रुधिर केशिका या लसिका तक पहुंचना अवशोषण कहलाता है। और इनके लिए अलग अलग मार्ग बताए थे मैंने आपको, कि जो मार्ग थे वो क्या थे, अभिगमन पथ या अभिगमन मार्ग, जिसके अंदर क्या क्या बताए थे, एक तो सक्रिय अभिगमन, सुगम अभिगमन और निष्क्रिय अभिगमन, है ना। जैसे क्या बोलते हैं अपन, पैसिव, ठीक है, और फैसिलेट और एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभिगमन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। तो 3 तरह के ट्रांसपोर्ट थे, एक तो था पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक था फैसिलेट ट्रांसपोर्ट, और तीसरा क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय, सक्रिय और सुगम अभिगमन। तो कार्बोहाइड्रेट का सक्रिय निष्क्रिय किससे होता है, प्रोटीन का किससे होता है, और फैट का किससे होता है। ये आपको थोड़ा सा मैं लिखवाऊँ तो ठीक रहेगा। तो स्वांगीकरण को स्टार्ट इसके बाद करते हैं अपन। थोड़ा सा आप वो नोट कर लें कि अवशोषण जो था वो कैसे हो रहा था या किन माध्यम से हो रहा था। पहले मैं लिख दूँ अभिगमन, कि जो पचित भोजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अभिगमन के 3 पथ हैं,
एक तो है आपके निष्क्रिय, जिसे क्या बोलते हैं पैसिव, दूसरा है सुगम, जिसे क्या बोलते हैं फैसिलेट, और तीसरा है सक्रिय, जिसे क्या बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर कौन है, इसमें अलग अलग लाइन बता दो, उच्च से निम्न सांद्रता की ओर, ये भी उच्च से निम्न सांद्रता की ओर, और ये निम्न से उच्च सांद्रता। ठीक है, तो दो तो क्या है, उच्च से निम्न, उच्च से निम्न, और सक्रिय क्या है, निम्न से उच्च सांद्रता की ओर। तो इसमें क्या है, एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि इसका अभिगमन किधर है, निम्न से उच्च की ओर है। तो अपन जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें अतिरिक्त फोर्स की, अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सक्रिय अभिगमन के अंदर निम्न से उच्च की ओर अभिगमन होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्या होता है, निष्क्रिय वाले में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती, प्रोटीन की आवश्यकता नहीं। इसमें क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, और इसमें भी प्रोटीन अणु की आवश्यकता होती है। लिख देता हूँ प्रोटीन अणु, इसमें भी प्रोटीन अणु आवश्यक। तो दोनों में प्रोटीन अणु आवश्यक है, इसमें प्रोटीन अणु की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीन डिफ्रेंशिएशन हो गए अभिगमन के, किस किस के, निष्क्रिय, सुगम और सक्रिय के। पहला अंतर क्या है, उच्च से निम्न की ओर होगा निष्क्रिय अभिगमन, सुगम में क्या होगा, उच्च से निम्न की ओर, और सक्रिय में क्या होगा, निम्न से उच्च की ओर। अब ये अभिगमन कर रहे हैं तो निम्न से उच्च, उच्च से निम्न क्या चीज़ है, ये पचित भोजन का मार्ग है कि वो अपनी ऊर्जा को कैसे एक रूप से दूसरे रूप में, या कैसे वो सक्रिय करेगा, कैसे वो निम्न से उच्च की ओर, उच्च से निम्न की ओर प्रवाहित होगा। यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे होगा वो बताऊंगा। अब कैसे पचित भोजन का अभिगमन पथ बनता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम पचित भोजन में क्या क्या लेते हैं, एक चीज़ तो वो सबसे मेन चीज़, हम पचित भोजन कर रहे हैं या पचा रहे हैं भोजन को, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्स मटेरियल अपन लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट लिया अपन ने, क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट तीन चीज़ों के रूप में पचता है, एक तो ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, तीसरा फ्रक्टोज। इन तीन रूपों में कार्बोहाइड्रेट पचता है। दूसरा मान लो अपन ने प्रोटीन लिया, ठीक है, ये प्रोटीन किस में पचता है, अमीनो अम्लों में, अमीनो एसिड्स में ये प्रोटीन का पचाव होता है। तीसरा मान लो अपन ने फैट या वसा लिया, वसा का पाचन किस में होता है, वसीय अम्ल या फैटी एसिड बोलते हैं उसे, या दूसरा केस में ग्लिसरॉल में। अब ये जो पचेंगे इनका क्या अभिगमन पथ होगा, तो ग्लूकोज का अभिगमन पथ कैसे बनेगा, या ग्लूकोज अभिगमन कैसे करेगा, कि ग्लूकोज का अभिगमन कैसे होगा, सक्रिय अभिगमन। ग्लूकोज का कौन सा होगा, सक्रिय। गैलेक्टोज का भी कौन सा, सक्रिय। और फ्रक्टोज का क्या होगा, सुगम अभिगमन पथ होगा। यानी जो ग्लूकोज है वो सक्रिय यानी एक्टिव फॉर्म से, तो ग्लूकोज का कैसे हो रहा है, निम्न ऊर्जा से उच्च में, या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में ग्लूकोज का अभिगमन हो रहा है ना। सक्रिय वाले में अपन पढ़ा था निम्न से उच्च की ओर, या ऊर्जा की आवश्यकता, या प्रोटीन के अणु की आवश्यकता, ये सारे सक्रिय में पढ़े थे। तो इसमें भी सक्रिय और इसमें सुगम। अमीनो एसिड्स में क्या होगा, अमीनो एसिड के अंदर कौन सा पथ होगा, सक्रिय अभिगमन पथ। और वसीय अम्ल में क्या होगा, वसीय अम्ल के अंदर होता है
काइलोमाइक्रोन। क्या होता है? काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन क्या होता है, ये आपको मैं थोड़ा बता दूं। काइलोमाइक्रोन क्या है? काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं कि लिपोप्रोटीन से बनी छोटी छोटी गोलिकाएं होती हैं। काइलोमाइक्रोन क्या है? लिपोप्रोटीन की गोलिकाएं। किसमें? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ऐसे पढ़े होंगे। उसके अंदर जब पाचन की प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि मोनोसेकेराइड की क्या होती है? छोटी छोटी गोलिकाएं होती हैं लिपोप्रोटीन से बनी। इन्हें अपन काइलोमाइक्रोन कहते हैं, जिसका व्यास क्या होता है? 0.1 से 3.5 माइक्रोन तक इसका व्यास होता है। और ये क्या होते हैं? धीरे धीरे क्या होती है? लसिका कोशिका में चली जाती है और वहाँ से क्या होती है? रुधिर कोशिका तक पहुँच जाती है। तो ये अभिगमन के पथ ही पढ़ रहे हैं अपन। तो काइलोमाइक्रोन क्या है? लिपोप्रोटीन से बनी गोलिकाएं हैं और ये गोलिकाएं क्या होती है? रुधिर कोशिकाएं तक पहुँच जाती है और वहाँ से लसिका तक पहुँच जाती है और ऊर्जा की प्राप्ति देंगे। किसमें? स्वांगीकरण की प्रक्रिया में। और ये वसीय अम्ल हो गया। ग्लिसरॉल के क्या था? ग्लिसरॉल के लिए कौन सा अभिगमन पथ है? इसके लिए विसरण विधि। ग्लिसरॉल किससे आएगा? विसरण विधि द्वारा। विसरण परासरण क्या होता है अपन जानते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होना। तो ये क्या था? कॉम्प्लेक्स था। ये सरल अणु हैं और ये किस अभिगमन पथ के द्वारा हमारे शरीर में पचित हो रहे हैं। ये सारा मैंने वर्णन आपको लिख लिया। उतारना चाहे तो आप उसे उतार लें कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इन 3 चीज़ों में पचता है। इसके लिए अभिगमन पथ ये तीनों एयर है। प्रोटीन इस रूप में पचता है, ये सक्रिय अभिगमन पथ द्वारा पहुंचता है। वसा जो है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, टूट जाता है। तो एक वसीय अम्ल जो है वो काइलोमाइक्रोन यानी छोटी छोटी गोलिकाएं होती है लिपोप्रोटीन की, उसमें बदल जाता है और हमारे शरीर में पचन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। और ग्लिसरॉल जो है वो विसरण विधि द्वारा शरीर में पचित होता है। तो इन अभिगमन पथ द्वारा ये क्या होता है? रुधिर कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, ये उतार लो। फिर अपन स्वांगीकरण की प्रक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, अवशोषण में इतना आपके लिए काफ़ी है। अब पढ़ेंगे अपन स्वांगीकरण। स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, जिसके अंदर क्या होगा कि जो भोजन पच गया प्रत्येक रास्ते से या अभिगमन पथ से होता हुआ हमारे रुधिर कोशिकाओं तक पहुंच गया या लसिका तक पहुंच गया है। अब लसिका तक पहुंचने के बाद उसका आगे क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपन स्वांगीकरण में पढ़ेंगे कि कोशिकाओं में पहुंच गया, लसिकाओं में पहुंच गया, रुधिर में पहुंच गया, अब क्या काम है उसका, अब क्या रोल है। तो अब स्वांगीकरण स्टार्ट करता है अपन। चौथा टॉपिक है अपना स्वांगीकरण, असिमिलेशन। ठीक है, तो इस स्वांगीकरण की जो प्रक्रिया वो क्या चीज़ है, असिमिलेशन की प्रक्रिया वो क्या चीज़ है, मैं बता दूं आपको कि जो अवशोषित खाद्य पदार्थ है, अवशोषित खाद्य पदार्थों का रुधिर केशिकाओं में मिलकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होना स्वांगीकरण कहलाता है। क्या हो गया, जो अवशोषण अपन ने इससे पहला पढ़ा था उसमें क्या किया था कि भोजन को रुधिर कोशिकाओं तक या केशिकाओं तक पहुंचाया था। अब इससे आगे क्या हुआ, इन केशिकाओं में वो पचित भोजन मिल गया, उसके बाद क्या हो गया, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर कौन वो पचित भोजन और फिर उसे एटीपी के रूप में ऊर्जा देना, किसको, कोशिका को, तभी जाके वो कोशिकाएं हमारे शरीर के लिए कार्य कर पाएगी। जितने भी मरम्मत है, टूट फूट है, ऊर्जा देना है, कार्य करवाना है, ये सारे काम वो कोशिकाएं या उत्तक हमारे शरीर को करवाते हैं। तो वो सारे काम क्या कराएगी, ये स्वांगीकरण की विधि के द्वारा इन शरीर में किया जाएगा। ठीक है,
तो वसा के रूप में और ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और ये सारी चीज़ें आपके स्वांगीकरण के रूप में आएंगे। तो स्वांगीकरण के अंदर इतना ही खास कुछ है नहीं, खाली क्या है, ऊर्जा की प्राप्ति कोशिका तक पहुँच का, वो है आपकी स्वांगीकरण है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं अब अगला टॉपिक, स्वांगीकरण के बाद में बहिक्षेपण या इगेशन, ठीक है। और बहिक्षेपण क्या है आप जानते हो, पांचवा पार्ट क्या है, बहिक्षेपण या इगेशन। इगेशन या बहिक्षेपण क्या हो गया कि जितना भी पचित भोजन था वो हमने अवशोषित कर लिया, स्वांगीकरण की विधि द्वारा उसे कोशिका के भी तक पहुंचा दिया, कोशिकाओं के माध्यम से प्रत्येक शरीर के भाग को हमने ऊर्जा दे दी। अब ऊर्जा देने के बाद ऐसा तो है ही नहीं कि जितना भी भोजन हमने शरीर को दिया या पचित हुआ उसके बाद कोई अवशिष्ट ना बने। हम जानते हैं कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ का कोई ना कोई अवशिष्ट पदार्थ ज़रूर बनता है, पूरी तरह से 100% रूप से वो हमारे शरीर को पचित नहीं होता है ना, उसका कुछ अंश, कुछ पार्ट या कुछ भाग अपशिष्ट के रूप में हमारे शरीर में आ ही जाता है, जिसके अंदर कीटाणु भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, एल्कोहलिक भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो शरीर से बाहर त्यागनी भी ज़रूरी होती है। तो क्या होता है कि वो जो पचित भोजन था उसके बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत के अंदर। अब कहाँ आ गया भोजन सारा, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में क्या हो गया, कॉलोन पार्ट ने क्या किया, जल का अवशोषण कर लिया। किसका, जल का अवशोषण किसने, बड़ी आंत ने। और कुछ विटामिन जैसे K+ का भी ये अवशोषण कर लेता कौन, कॉलोन या बड़ी आंत। फिर इसके बाद क्या होता है, अपशिष्ट बचता है, वो कहाँ चलाता है, सिग्मोइड पार्ट के अंदर। डिसेंडिंग कॉलोन के बाद कहाँ जाता है, सिग्मोइड। और सिग्मोइड से कहाँ चला जाता है, मलाशय। मलाशय से कहाँ चला जाता है, गुदा नाल। और गुदा नाल से कहाँ चला जाता है, गुदा द्वार, ठीक है, एनस, ठीक है, मलाशय यानी रेक्टम। तो इस तरह से क्या हो जाए, आपके बहिक्षेपण की प्रक्रिया होती है, पथ बन गया बहिक्षेपण का। बड़ी आंत में जाने के बाद भोजन के क्या हुआ, जो लसलसा भाग था उसके अंदर से पानी का पूर्ण रूप से अवशोषण कर लिया गया, जल का अवशोषण कर लिया गया। कुछ विटामिन के थे जिसके अंदर के मुख्य रूप से जो बचा वो क्या हो गया, अपशिष्ट था, वो सॉलिड वेस्ट था, क्या था, अपशिष्ट पदार्थ था। और वो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गया, आपके इस बहिक्षेपण विधि द्वारा ही शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो त्यागने के लिए क्या है, ये एक मार्ग है, एक पथ है, एक रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते के द्वारा ये आपके शरीर से बाहर त्यागा जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, इन अपशिष्ट पदार्थों के अंदर क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक है, श्लेष्मा के भाग होते हैं, है ना। और बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है, बिलिरुबिन के कारण क्या होता है, इसके अंदर पीलापन आ जाता है। तो ये सारे अपशिष्ट के अंदर गिने जाते हैं। तो ये सारा चीज़ें आपको बता दी, और ये आपके संपूर्ण पाचन की प्रक्रिया लगभग खत्म होगी। और जो बहिक्षेपण की प्रक्रिया अपन जानते हैं कि 24 आवर्स में या 24 घंटे में 1 या 2 बार बहिक्षेपण की प्रक्रिया भी हो सकती है। और इस कॉलोन भाग में, इस वाला भाग में ध्यान रखना, इस कॉलोन भाग में जब जल का अवशोषण पूर्ण रूप से हो नहीं पाता तो आप जानते हैं हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं क्या, लूज मोशन, दस्त लगना। तो वो कॉलोन के अंदर अगर जल का अवशोषण पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाता है तो हमें लूज मोशन जैसी शिकायतें भी आ सकती हैं। तो ये आपके पूर्ण रूप से 5 भाग जो थे, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, पाचन की 5 महत्वपूर्ण भाग जो थे वो आज अपने समाप्त हो गए। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने पचा तो लिया खाना, है ना, लेकिन जितना भी भोजन शरीर को दे रहे हैं उस भोजन को शरीर के देने के पश्चात हमारे उस भोजन के अवयवों में या भोजन के कंटेंट में कुछ कमी रह जाती है ना। जैसे कहते हैं छोटी क्लास में संतुलित भोजन, है ना, तो संतुलित भोजन में कुछ कमी रह जाती है ना, बैलेंस डाइट में कुछ कमी रह जाती है। उस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर को कई सारी कमियां दिखने लगती हैं, कई सारी बीमारियां हो जाती है ना। तो अलग अलग जो कंटेंट है उनसे अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। जैसे प्रोटीन शरीर को नहीं देंगे तो क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशिओर्कोर, मैरास्मस, इस तरह की कुछ बीमारियां हो जाती है। अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B12, है ना, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए। तो जैसे ए नहीं है तो रतौंधी। बी के अलग अलग बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे B1 हो तो थाइमिन, B2 हो तो राइबोफ्लाविन, है ना।
B12 है तो साइनोकोबालैमिन, ऐसे कई सारे विटामिन्स होते हैं शरीर को देने के लिए। तो जैसे किससे लें, जैसे दूध पियो आप भरपूर मात्रा में, सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां खाएं, उनसे ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर मिलती रहती है, जिससे इनसे होने वाली जैसे पेलाग्रा है, नियाग्रा है, ठीक है, फिर आपके ब्लड की कमी, एनीमिया है, इस तरह की कई सारी बीमारियां जो होती हैं शरीर को वो आपके नहीं हो पाएगी। तो कुपोषित जो होता है, मेल न्यूट्रिशन, वो मेल न्यूट्रिशन आपके शरीर को नहीं लगेगा, तो आपके रक्त की कमी भी नहीं होगी, जिसे एनीमिया कहते हैं। तो कई सारी बीमारियां जो आपके संतुलित भोजन की वजह से, नहीं देने की वजह से शरीर को होती है, उनसे बचाने के लिए आप कुपोषण जैसा पोषण ना लें, अच्छा पोषण ग्रहण करें, शरीर को अच्छा पोषण दें, ताकि ये सारी बीमारियां आपके शरीर को ना लगे। तो कुछ विटामिन से, कुछ प्रोटीन से, या कुछ प्रोटीन की कमी से, कुछ विटामिन कमी से जितनी भी बीमारियां शरीर को हैं, उनको आप विटामिन या प्रोटीन शरीर को भरपूर देने के पश्चात आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। तो विटामिन या प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आप नाम लिखने या याद कर लें, जैसे क्वाशियोरकोर, मैरस्मस, एनीमिया, है ना, पेलाग्रा, ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जो आपके शरीर को हो जाती हैं। फिर यकृत के भी कुछ कार्य हैं। यकृत ग्रंथि अपन ने बीच में देखी थी कि अग्नाशय और यकृत ग्रंथियाँ जो होती है भोजन के पचाने में आंतरिक रस का निर्माण करती हैं। उस आंतरिक रस के बारे में भी मैंने देखा था। यकृत के भी बहुत सारे रोल होते हैं। ग्लूकोज को, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के बदलते हैं, उसके अंदर ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ऐसी कुछ प्रक्रिया होती हैं जिसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर्ड और ग्लाइकोजन का ज़रूरत पड़ने पर पुनः ग्लूकोज के रूप में उसका उपयोग करना, वो सारा यकृत के प्रमुख कार्य में आता है। जैसे पित्त रस का निर्माण है ना, अग्नाशय से अग्नाशय का रस का निर्माण है ना, पित्ताशय, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक आपके यकृत वाला बाकी है। उसके अलावा जितनी भी पाचन संबंधी जानकारी थी वो आपके इस लेसन से संपूर्ण होगी। जब भी नेक्स्ट में अपनी क्लास लगेगी, अपन हो सकता है ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 12th की बायोलॉजी स्टार्ट की थी, उसमें चैप्टर जो लिया था वो था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और उसका पार्ट 4 आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो पार्ट 3 डिस्कस कर लिए, अगर आपने नहीं पढ़े तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसके बाद हमने उसके अंदर जो पढ़ा था मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज न्यूरॉन्स, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। और न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में पढ़ा था, न्यूरोग्लायल के सेल्स क्या होती है। और लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो थी 3 मेम्ब्रेन्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के बारे में हमने पढ़ा था, तो एक बार आपको बताना जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो रिलेटेड है आपके मेनिंजेस से। तो हमने मेनिंजेस के बारे में जो पढ़ा था, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। क्या था, आपकी जो क्रेनियल कैविटी होती है यानी ब्रेन के ऊपर, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, क्रेनियल कैविटी, उसके जस्ट बिलो जो मेम्ब्रेन स्टार्ट होती है, फर्स्ट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप ध्यान दें इसके ऊपर। जो फर्स्ट लेयर होती है उसको कहते हैं ड्यूरामेटर, सेकंड वन जो लेयर होती है उसको कहते हैं एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर, और थर्ड इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको कहा जाता है पाया मैटर। इन 3 लेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको बताया था कि जो 2 लेयर है, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहा जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस, और इसी स्पेस के अंदर आपके प्रेजेंट होता है CSF, जिसको हमने कहा था सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और आज इसी के बारे में डिस्कस करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड, जिसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, 3 मेनिंजेस कौन सी होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस, और इस सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो CSF जिसको कहा जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ऐसा नहीं हो जाए कि इसके अंदर टर्म्स आ रही है स्पाइनल, इसका मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CSF।
अब ये कहाँ से सीक्रेट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका क्या यूज है, ये हमको पता होना जरूरी है कि इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे CSF जो होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। किसके बीच में पाया जाता है ये एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर, जो आपकी मेनिंजेस होती है उसके बीच में पाया जाता है, एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में। दूसरी बात, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, तो इट इज सीक्रेटेड बाय, ये लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है, इट इज अ लिम्फ लाइक फ्लूइड। आपने लिम्फ के बारे में पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, जैसे ब्लड होता है वैसे एक फ्लूइड होता है अपनी बॉडी के अंदर जिसको कहा जाता है लिम्फ। तो ये CSF भी जो होता है वो लिम्फ लाइक फ्लूइड होता है, लिम्फ के जैसा ही एक फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है सिक्रीट कहाँ से होता है, तो इट इज सिक्रीटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस, इट इज सिक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस। अब ये कोरोइड प्लेक्सस क्या है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सस, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिथैलेमस। आप जो थैलेमस हाइपोथैलेमस नाम सुना होगा आपने 10th क्लास तक, इससे आगे आपने एपिथैलेमस के बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा व्हाट इज एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, जो बल्जी होता है यानी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है कोरोइड प्लेक्सस। ठीक है, और ये जो कोरोइड प्लेक्सस है वही सीक्रेट करता है आपके क्या CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीक्रेट कहाँ से होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इजीली आ सकता है यहाँ से कि कोरोइड प्लेक्सस जो होता है वो आपके CSF को सीक्रेट करने का काम करता है, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो कौन सीक्रेट करता है, कोरोइड प्लेक्सस। और कोरोइड प्लेक्सस किसका पार्ट होता है, एपिथैलेमस का। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एपिथैलेमस का, थैलेमस के जस्ट अबव वाला पार्ट होता है, और ये कोई न्यूरॉन से नहीं बना होता है। ये किससे बना होता है, ये किसी न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं होता है, ये आपके पायामेटर का ही पार्ट होता है, लेकिन ये ब्रेन के अंदर एपिथैलेमस के नाम से जाना जाता है। ये रूफ वाला पार्ट होता है थैलेमस के। ठीक है, इसके जो आगे वाला पार्ट है यानी ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर पोर्शन ऑफ एपिथैलेमस। तो ये एंटीरियर पोर्शन है यानी आगे वाला पार्ट। ठीक है, और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ये एंटीरियर पोर्शन है इसका, इसी को कहा जाता है कोरोइड प्लेक्सस। इसको क्या कहा जाता है, कोरोइड प्लेक्सस। और ये जो कोरोइड प्लेक्सस होता है वो आपके क्या सीक्रेट करता है, CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये कितनी क्वांटिटी में होता है, तो ये एक हेल्दी मैन के अंदर, एक हेल्दी मैन या हेल्दी पर्सन के अंदर इसकी क्वांटिटी होती है 150 ml। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्दी पर्सन के अंदर CSF की क्वांटिटी कितनी होती है, 150 ml। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, यानी 150 ml होता है। ठीक है, ये सीक्रेट कहाँ से होता है, कोरोइड प्लेक्सस से, लिम्फ लाइक फ्लूइड है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायामेटर। और मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज एरेक्नॉइड मैटर एंड पायामेटर। हमने मेनिंजेस के अंदर ही पढ़ा था, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड मैटर, पायामेटर, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, जहाँ पे ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है, CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि हेल्दी मैन के अंदर कितना होता है, कोरोइड प्लेक्सस को सीक्रेट करता है, ये नाम जरूर याद रखना। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे CSF के फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ CSF काम क्या करता है, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है। ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, कहाँ से सीक्रेट होता है, कैसा होता है और कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम कितना होता है, तो 150 ml होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, एक एडल्ट के अंदर 150 ml इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ CSF ये क्या काम करता है, तो इट प्रोवाइड्स protection to brain and spinal cord from brain and spinal cord from external
शॉक, ये बाहर के शॉक से बचाने का काम करता है। आप जैसे जानते भी हो, कोई लिक्विड हो उसके अंदर अगर हम है, बाहर से कोई कुछ मतलब फेंके या मारे आपको, तो आपको उतनी ज़्यादा लगती नहीं है। तो ये शॉक एब्जॉर्बेंट होता है एक प्रकार से। तो ये जो फ्लूइड फॉर्म में होता है, तो ये क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, शॉक प्रूफ रखता है, ताकि इसको कोई झटका इजीली लगे नहीं और इनके अंदर कोई डैमेज ना हो। ठीक है, तो इनके अंदर कोई डैमेज ना हो, इसलिए ये शॉक प्रूफ रखता है इसको। और दूसरी बात, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है, ताकि ये इंटरनल ऑर्गन जो है वो ड्राई ना हो। तो ये मॉइस्चर को बनाए रखने का काम करता है। दूसरा, पहला काम क्या है इसका, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। इट प्रोवाइड मॉइस्चर, इन ऑर्गन्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है, ताकि ये ड्राई ना हो जाए। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ मीडियम, it act as a medium between blood and brain, ब्लड और ब्रेन के बीच में मीडियम, माध्यम का काम करता है ये। इट एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन टू गिव एंड टेक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इट एक्ट एज अ मीडियम, ये माध्यम की तरह काम करता है, किसके बीच में, ब्लड और ब्रेन के बीच में, टू गिव एंड टेक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, मतलब न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, पोषक तत्व जो होते हैं उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है आपका सीएसएफ। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना जरूरी है कि सीएसएफ का मेन रोल क्या है, ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन और शॉक प्रूफ रखता है। ठीक है, दूसरी बात, इट एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन, एक माध्यम का काम करता है ब्लड और ब्रेन के बीच में, टू गिव एंड टेक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में ये हेल्प करता है। और थर्ड पॉइंट है इसका, इट आल्सो एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ब्रेन और ब्लड के बीच में एक्सचेंज करने का भी रोल करता है। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, प्रोवाइड मॉइस्चर, यानी ये क्या करता है, हमेशा उसको ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ मीडियम, माध्यम की तरह काम करता है, टू ब्लड एंड ब्रेन टू गिव एंड टेक न्यूट्रिशियस सब्सटेंस, उनके बीच में पोषक तत्वों को चेंज करने में, मतलब न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इट आल्सो एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीएसएफ, जिसके बारे में हमको पढ़ना जरूरी था, क्योंकि ये इसके ऊपर हमेशा आपके क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। अब जो हम कर रहे हैं नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में वही चीज़ें रिपीट हो रही है जो हमने पहले थियोरेटिकल पार्ट में पढ़ ली थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वो क्या है, यहाँ पर आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और वहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो जैसे आपको दिया है 2, 5, फर्स्ट क्वेश्चन है, -2, -3 एंड 6, 0। ये 3 वर्टिसेस है, इनका यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाने का फॉर्मूला क्या था, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। यहाँ से जो भी इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई विद हाफ भी रहेगा। इसका जो भी आंसर आएगा हमारे पास, तो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2, 5, -2, -3, 6, 0। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा, जब हम इसका एक्सपांशन करेंगे, दैट इज़ आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है?
अब इसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज डिटर्मिनेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1.1423 -5 -3 आर दिस पॉइंट कोलिनियर। 3 वर्टिसेस अगेन दे रखे और चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं, सररेखीय है या नहीं। तो हम जानते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या रहती है, x1 y1, जाहिर सी बात है कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसके लिए 0 होगा, तो डेल इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो x2 y2 1 x3 y3 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसके लिए इसकी वैल्यू 0 रहेगी। आगे वाला हाफ लिखो ना लिखो एक ही चीज़ है, क्योंकि इक्वल टू में 0 है तो ये हाफ उधर जाएगा तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कहते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर मिनट। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 square unit and vertices of triangle are, जो vertices given that is k4 -2 -6 and 5 4। ये 3 vertices given है और एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है। आपको फाइंड करना है यहाँ पर k का वैल्यू। तो k का वैल्यू इसमें कैसे फाइंड करेंगे हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो भी रहता है वो लगा लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, k4 और डेल इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 35। ये दे रखा है, इसका मतलब डेल का वैल्यू दे रखा है। तो डेल इज इक्वल टू k4 1 -2 -6 1 एंड 5 4 1। डेल का वैल्यू कितना गिवन है 35, तो दैट इज इक्वल टू 35 ऑलरेडी गिवन है। इसको एक्सपांड करेंगे कोई ना कोई इक्वेशन बनेगी, दैट इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर k का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। इसको एक्सपांड करना रहेगा, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, इसको आपको ही आगे सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो भी सिमिलर ही है। यूज डिटर्मिनेंट टू फाइंड k का वैल्यू फाइंड करना है। 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और वो कोलिनियर है। कोलिनियर का प्रॉपर्टी क्या है, डेल इज इक्वल टू 0। तो उसको 0 जहाँ जो 3 वर्टिसेस दे रखे हैं उसकी वैल्यू पुट करना है और इक्वल टू में 0 लेना है। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो वहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास 3 वर्टिसेस दे रखे और ये ऑलरेडी गिवन है कि ये कोलिनियर है, वहाँ से हमको x का वैल्यू लाना रहेगा। अब इसके बाद जो आपका है वहाँ से x का वैल्यू, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points 3 1 and 9 3। अब इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स कंसीडर कि एक्स वाई इज एनी पॉइंट, लेट एक्स वाई is any point on line के ऊपर एक्स वाई कोई ऐसा पॉइंट है। तो हमारा फॉर्मूला रहता है इक्वेशन का, एक्स वाई अगर कोई पॉइंट है उस पर, तो वो जो 2 पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है वो लाइन, उसको कहेंगे x1 x2 एंड y1 y2, सॉरी x1 y1 एंड x2 y2।
दिस इज़ द फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। x1 y1 तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 क्या है आपका, y1 क्या है, x1 इज़ 3, y1 इज़ 1, x2 इज़ 9 एंड y2 इज़ 3। इसको सॉल्व करेंगे, x और y की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगा, वो आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, x y1 इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो x के कॉरस्पॉन्डिंग किया तो डिटर्मिनेंट क्या है 1 1 3 1 1 1 3 1 माइनस y, यहाँ डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, 3 1 9 1 3 1 9 1। आफ्टर दिस प्लस z, यहाँ पे क्या रहेगा, z नहीं यहाँ पर 1 है 1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हट गया, रो हट गया, क्या बचा 3 1 9 3 3 1 9 3। नाउ सॉल्व इट, तो सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, x 1 माइनस 3 माइनस y 3 माइनस 9 प्लस 1 9 माइनस 9, ये क्या हो गया, यहाँ वैल्यू हो जाएगा -2, x यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 तो प्लस का 6y, ये तो 0 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 0 आपका चल ही रहा है साथ साथ में, तो आपका इक्वेशन क्या है -2x प्लस 6y दैट इज़ इक्वल टू 0। या फिर अगर कॉमन निकालना चाहे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर 2 कॉमन निकाला तो x माइनस एक्स प्लस 3y दैट इज़ इक्वल टू 0, या फिर और माइनस अगर कॉमन निकालते तो x माइनस 3y दैट इज़ इक्वल टू 0, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन जो गिवन पॉइंट से पास हो रही है। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 7। क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है, तो सीधा सा तरीका है, बाय क्रैमर्स रूल हम जानते हैं, बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू del 1 अपॉन del, y इज इक्वल टू del 2 अपॉन del एंड z इज इक्वल टू del 3 अपॉन del। अब del 1 अपॉन del, del 2 अपॉन del, तो यहाँ del 1 del 2 और del है क्या, देख लेते हैं। del इज इक्वल टू, जब भी del आता है तो del मतलब कांस्टेंट जो पार्ट है आपका, इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट आता है उसको इग्नोर करना है, बाकी बचा उस नंबर को डिटर्मिनेंट में लिखना है। 9 7 को इग्नोर किया, क्या बचा है 2 3 3 माइनस 2, सिर्फ कोएफिशिएंट्स को लेना है x y के, 2 3 3 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे इसको, देन del 1 में x को इग्नोर करना है, बाकी सबको एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 माइनस 2 तो ये इसके प्लेस पर ही है रहेगा, 3 माइनस 2 x का प्लेस खाली है तो उसके जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट पार्ट यानी कि 9 7। देन आ जाएगा del 2 के अंदर क्या है, y को इग्नोर करना है, y को इग्नोर करेंगे लेकिन x एज इट इज़ आएगा, तो 2 3 y की जगह क्या आएगा 3 माइनस 2। ओके, अब इसको सॉरी यहाँ पर जो y है y के प्लेस पर आ जाएगा 9 7, क्योंकि y को इग्नोर कर रहे हैं। 2 3 9 7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -4 माइनस 9, तो क्या आंसर आया -13। ओके, इसको सॉल्व किया तो क्या आया -18 -21, तो क्या आंसर बना है यहाँ पर -39, और यहाँ पर क्या आएगा 7 2 14 -9 3 27, तो यहाँ पे क्या आंसर आया -13।
ओके, ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड, जेड तो है ही नहीं यहाँ पर, तो मैंने ऐसे ही यहाँ जेड लिख लिया। वो 3 वेरिएबल्स में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। सिंस यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल है तो एक्स वाई तक ही हमको आंसर निकालना है, जेड तो है ही नहीं इसके अंदर। नाउ एक्स के लिए डेल 1 की वैल्यू पुट करेंगे -39 अपॉन डेल का वैल्यू क्या है -13, y इज इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल तो -13 अपॉन -13, तो y का वैल्यू आ गया आपके पास 1 और x का वैल्यू आ गया आपके पास 3। क्लियर है यहाँ तक? और इसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रूव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, जो भी आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है वो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब क्या? असंगत है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इसका मतलब वो असंगत है। तो ये चीज़ तो हमको पहले ही पता है कि असंगत है, आंसर वही आने वाला है, बस ये चीज़ को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम जानते हैं कि कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंट क्या होती है, या फिर असंगत की जो शर्त होती है वो क्या होती है? कंडीशन ऑफ इनकंसिस्टेंस ये होती है। इसके लिए क्या होना चाहिए? डेल शुड बी इक्वल टू 0 एंड डेल 1, डेल 2, डेल 3 नॉट इक्वल टू 0, या फिर कहे शुड बी नॉन ज़ीरो। ये क्या होने चाहिए? अशून्य होने चाहिए। इनका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नंबर आए हमको चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तब तो ये वाली जो सिस्टम होगा हमारा वो असंगत कहलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के अंदर अलग अलग सिस्टम दे रखे, तो आपको काम क्या करना है? सबसे पहले डेल की वैल्यू निकालोगे, वो आंसर आपका 0 आना चाहिए, और 0 ही आएगा क्योंकि ये चीज़ आपको सिद्ध करनी की असंगत है। 0 आएगा, फिर उसके बाद डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों का वैल्यू निकालोगे। ये ज़रूरी नहीं कि तीनों का वैल्यू सेम आए, लेकिन 0 के अलावा कोई भी नंबर वो होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, बस 0 नहीं चलेगा। तो नॉट इक्वल टू 0 या फिर नॉन ज़ीरो आएगा। फिर हम कह देंगे कि सिंस ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही, इसीलिए ये जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक इजीली हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी क्रैमर्स रूल से हो रहा है। तो डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 तीनों का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो 9th भी आई थिंक आपसे हो जाएगा। सॉल्व द फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट। ये भी सिमिलरली होगा। तो यहाँ तक आपको ही करना है। इसके बाद जो है, बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।